हाँ जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे आरएनए पॉलिमरेज़ेज़ एंजाइम के बारे में, ठीक है? क्या होते हैं आरएनए पॉलिमरेज़ एंजाइम, क्या रोल होता है इनका ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, ये देखेंगे। हेडिंग लगाइए आरएनए पॉलिमरेज़ेज़। आरएनए पॉलिमरेज़ेज़ एंजाइम है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। हमें पता है कि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो डीएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है या वो ज़रूरी होता है। उसी तरीके से जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो एमआरएनए की प्रोसेस के अंदर भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, उनको बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज़। डीएनए और डीएनए से बना एमआरएनए। अब यहाँ पर इस प्रोसेस के लिए डीएनए पर डिपेंडेंट एक एंजाइम की ज़रूरत होगी, उसको बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज़। आरएनए पॉलीमरेज़। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर देखेंगे तो प्रोकैरियोट के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो ओनली एमआरएनए नहीं, सभी प्रकार के जो आरएनए होंगे, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, इन सभी का निर्माण। अब ये नहीं कि ट्रांसक्रिप्शन में ओनली एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, आरआरएनए भी बनेगा, टीआरएनए भी बनेगा। तो प्रोकैरियोट के अंदर तो जितने भी आरआरएनए होते हैं उन सभी जितने भी आरएनए हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, इन सभी का फॉर्मेशन एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। जबकि जो यूकेरियोट्स होते हैं वहां पर अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। वहां पर अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। इन तीन प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होगी यूकेरियोट्स के अंदर। देखेंगे कि किस किस तरीके से ये होते हैं। सबसे पहले इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये डीएनए और डीएनए से ये बना आरआरएनए प्लस एमआरएनए और टीआरएनए। ये जो तीनों प्रकार के आरएनए हैं, आरआरएनए है, एमआरएनए है, टीआरएनए, इन तीनों के ही फॉर्मेशन के अंदर एक ही एंजाइम काम आता है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब यहां पर आरआरएनए के भी टाइप होते हैं, 16S, 5S, ये है भाई 5S या 23S। इनमें से आरआरएनए की टाइप 16S, 5S आरआरएनए, 23S आरआरएनए, इन सब का भी निर्माण, यानी आरआरएनए हो चाहे इसकी टाइप हो, एमआरएनए हो और टीआरएनए हो, इन सब का फॉर्मेशन एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अभी 23, 5 ये क्या आगे थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं।
देखो आपने पढ़ा होगा राइबोसोम के बारे में। एक सेल ऑर्गेनल है राइबोसोम। ये राइबोसोम किससे बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और जो राइबोसोम के अंदर आरएनए मिलता है उसी को क्या बोलते हैं हम? आरएनए बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर देखें तो दो प्रकार के, और भी कई होते हैं लेकिन मेजरली दो ही हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होता है वो होता है 70S। एस स्वीडबर्ग यूनिट है इसकी 70S। और यूकैरियोट्स में वो 80S। हालांकि 70S यूकैरियोट के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है, फिर 80S यूकैरियोट में मिलेगा, ये प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगा। 70S की दो सब यूनिट होती है, थोड़ा सा डायग्राम से बना के बता देते हैं आप। ये दो सब यूनिट है। इसके अंदर भी दो सब यूनिट है, एक छोटी और एक बड़ी। ऐसे यूनिट होती है। इसको बोला जाता है 30S, यानी ये सब यूनिट है, इसको 30S बोलते हैं और ये 50S। 30S है और ये 50S। अब ऐसे नहीं है कि इनको ऐड कर लिया बोले तो 50 और 30 80 हो गई, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इनका टोटल नहीं है, इनकी स्वीडबर्ग यूनिट के अकॉर्डिंग इनकी जब सेडिमेंटेशन करते हैं तो उसके हिसाब पे ये 30S है और ये 50S है। छोटी वाली यूनिट को यानी स्मॉल यूनिट को कहते हैं 30S, लार्ज यूनिट को बोलते हैं 50S। इसी प्रकार से यहाँ पर जो 80S होता है, इसके अंदर जो बड़ी यूनिट है, लार्ज स्मॉल यूनिट है, इसको तो बोलते हैं 40S, इसको बोलेंगे 60S। अभी समझा रहा हूँ वो आपको कि वो 30S और ये 5S और ये क्या होते हैं। अब इनके अंदर जो आरएनए होंगे प्रोकैरियोट के अंदर मिलेंगे वो तीन प्रकार के होंगे। आरएनए के अंदर मिलेंगे 5, 16 और 23S आरएनए। जबकि यूकैरियोट के अंदर जो मिलेंगे वो होंगे 80S आरएनए, 5S आरएनए, 5.8 SrRNA और 28S rRNA। ये इनके अंदर जो आरएनए मिलेंगे वो ये मिलेंगे, जबकि यहाँ प्रोकैरियोट में मिलेंगे वो 16S rRNA, 5S rRNA और 23S rRNA। ये यहाँ से लिए गए हैं, इनकी सब यूनिट के अंदर पाए जाने वाले rRNA हैं। क्लियर है? तो ये यहाँ से लिए गए कि अब जो प्रोकैरियोटिक होता है उसके अंदर ये तीन प्रकार के होते हैं, 16, 5 और 23। जबकि जो यूकैरियोटिक होते हैं उसके अंदर 18S, 5, 5.8, 28। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां से ये लिया गया, ये देखो कि rRNA हो, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर बात करें चाहे rRNA हो या rRNA के ये तीनों टाइप हो, इन सब का फॉर्मेशन कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही करेगा। ठीक है।
तो इस तरीके से ये आरआरएनए के टाइप हो गई। जबकि जो यूकेरियोट्स होते हैं उनके अंदर मामला अलग होता है, उनके अंदर अलग अलग आरएनए के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। इन यूकेरियोट्स यूकेरियोट्स के अंदर ये डीएनए इसके बाद में इससे डीएनए से बनेंगे तीन प्रकार के आरआरएनए एमआरएनए और टीआरएनए। तीन प्रकार के आरएनए बनेंगे। इसको बनाएगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉल फर्स्ट तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, इसको आरएनए पॉल थर्ड तो आरएनए पॉल थर्ड है। अब यहां पर आरआरएनए जो यूकेरियोट के बारे में बात कर रहे हैं। अब यूकेरियोट का अंदर जो आर राइबोसोम का जो अंदर ये जो आरएनए ये कितने प्रकार का है? चार प्रकार का है। 18, 5, 5.8 और 28। इनमें से 18, 5.8 और 28 यानी इस आरआरएनए के साथ में लिख देता हूं मैं 5.8s, 18s और 28s। इनका फॉर्मेशन यानी आरआरएनए और इसके तीन टाइप है 5.8, 18 और 28। इसका फॉर्मेशन कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। जबकि एमआरएनए या एमआरएनए का जो पूर्ववर्ती होता है, क्योंकि एमआरएनए से पहले एचएनआरएनए बनता है, उसके बाद में एमआरएनए बनेगा, उसका फॉर्मेशन एमआरएनए के द्वारा। टीआरएनए टीआरएनए और यहां पर एक क्या बच गया? इन तीन का तो किससे हो गया? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से हो गया था। अब ये बच गया था एक 5s आरएनए। तो यहां पर प्लस फाइव एस आरएनए, इसका फॉर्मेशन आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा। इसके अलावा कुछ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होते हैं, एसएनआरएनए। इन एसएनआरएनए का फॉर्मेशन भी आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा होता है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं इनको, एसएनआरएनए। तो यूकेरियोट के अंदर हम देखेंगे कि तीन प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज का रोल होता है, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए और इसके तीन टाइप 5.8 एस आरएनए, 18 और 28 इनका फॉर्मेशन करेगा। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए और जो 5s बच गया था आरएनए का एक टाइप उसका और एसएनआरएनए का फॉर्मेशन करने में इन अलग अलग पॉलीमरेज का रोल है। जबकि प्रोकैरियोट के अंदर जितने भी टाइप थे सबका फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जा रहा था? टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए तीनों का एक ही आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा फॉर्मेशन हो रहा था। इस तरीके से पॉलीमरेज एंजाइम है और ये अलग अलग हम पढ़ेंगे,
अलग अलग इनका रोल होता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए से एमआरएनए फॉर्मेशन की प्रोसेस, जहां पर कौन से आरएनए पॉलीमरेज का रोल होगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का रोल होगा। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये तो आपको समझाने के लिए था अलग से, इसमें आपको ऐड नहीं करना है इस टॉपिक के साथ में। ये आपको बताने के लिए, आपको पता होना चाहिए कि आरएनए के भी कितने टाइप हैं। प्रोकैरियोट में 3 प्रकार के, यूकैरियोट के अंदर अलग अलग वो। चलो, तो इसके बाद में एक टॉपिक और लेंगे अपन, आरएनए पॉलीमरेज। इसके बाद में देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। हमने प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जब हमने कहा कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसकी जो प्रमोटर सीक्वेंस है, उस प्रमोटर सीक्वेंस को वहां जुड़ने का काम कौन कर रहा था, कौन पहचान रहा था? आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा फैक्टर, वही तो कर रहा था, यानी वही उसको पहचान रहा था और वहां जाकर बाइंड हो रहा था। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोट्स के अंदर हमें कुछ फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, कुछ कारक की हमें जरूरत होगी, जिनको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सबसे पहले यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। हम उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग लगाइए आगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, अनुलेखन कारक। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन अपन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन के अंदर हमें कुछ अलग कहेंगे कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, जिनको ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर या अनुलेखन इकाई बोलते हैं। अनुलेखन इकाई। इस पर भी आपको शॉर्ट नोट मिल सकता है, क्योंकि वो अलग से सिलेबस में मेंशन कर रखा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। शॉर्ट नोट इस पर भी बनता है। पहले लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। सच प्रोटीन that are such protein that are required for transcription but are not components of RNA polymerase are called
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। यानी सच प्रोटीन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ऐसी प्रोटीन जिनकी ट्रांसक्रिप्शन में, ऐसी प्रोटीन जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी होती हैं लेकिन वो आरएनए पॉलीमरेज का घटक नहीं होती है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर कहलाती है, क्या अनुलेखन इकाई कहलाती है, अनुलेखन कारक, हिंदी में भी अनुलेखन कारक, अनुलेखन कारक। वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमने पढ़ लिया था, वो अलग था। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अनुलेखन कारक है ये, ऐसी प्रोटीन जिनकी ट्रांसक्रिप्शन में जरूरत होती है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी होती है लेकिन वो आरएनए पॉलीमरेज का भाग नहीं होती है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर कहलाती है। अब ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन ये आरएनए पॉलीमरेज की कंपोनेंट नहीं है, घटक नहीं है, इनकी अलग से, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर हमने देखा था कि जैसे यहाँ पर प्रमोटर है तो यहाँ बाइंड होकर कौन हो रहा था, आरएनए पॉलीमरेज खुद ही यहाँ पर आ गया था और जो सिग्मा फैक्टर था उसी ने बाइंड कर लिया। अब यूकैरियोट में ऐसा नहीं होगा, यूकैरियोट के अंदर यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज खुद बाइंड नहीं हो पाएगा, उसको कुछ प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, इनकी हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड बाइंड होगा, ऐसी ही प्रोटीन को बोला है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर समझ गए होंगे आपकी फैक्टर का क्या मतलब। चीज transcription, these transcription factors are required to these transcription factors are required to initiate transcription at these transcription factor are required initiate transcription at promoter है। यानी प्रमोटर पर ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करने के लिए इन ट्रांसक्रिप्शन कारक की जरूरत होती है, हिंदी वाले लिख लीजिए, प्रमोटर पर ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करने के लिए इन ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन कारकों की आवश्यकता होती है। ऐसी प्रोटीन जिनकी जरूरी है, जिनकी आवश्यकता है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर लेकिन आरएनए पॉलीमरेज का भाग नहीं है, और ये प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, जैसे आपको बताया कि प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज खुद बाइंड हो जाएगा लेकिन ये खुद नहीं हो पाएगा, यहाँ इनकी जरूरत होगी प्रमोटर के साथ में, प्रमोटर पर ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करने के लिए। These factors, these factors bind with RNA polymerase second, अपन mRNA फॉर्मेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे तो आरएनए एमआरएनए के फॉर्मेशन में कौन से आरएनए पॉलीमरेज का रोल होता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। दिस फैक्टर बाइंड्स विथ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड
form a complex at the initiation site, which is called initiation complex. Initiation complex. These factors bind with RNA polymerase second, क्योंकि प्रोसेस को स्टार्ट कौन कराएगा? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड करवाएगा। तो जैसे ये प्रमोटर है, इसके साथ में सबसे पहले यहाँ पर कुछ जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देखेंगे अभी कौन कौन से फैक्टर हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ आकर बाइंड होंगे साइट पर। इसके बाद में यहाँ पर इसके साथ में आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है वो आकर बाइंड होगा। पहले यहाँ पर ट्रांसलेशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। वो लिखा है कि दिस फैक्टर बाइंड विद आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ये फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के साथ में बाइंड होंगे और एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे एंड फॉर्म एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे इनिशिएशन साइट पे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विच इज कॉल्ड इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स या प्रारंभन संकुल जटिल कहलाता है। हिंदी वाले लिखिए, ये कारक आरएनए पॉलीमरेज के साथ में बाइंड होते हैं तथा प्रारंभन साइट या इनिशिएशन साइट पर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक जटिल बनाते हैं जिसे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स या प्रारंभन जटिल कहा जाता है। इस तरीके से ये एक जटिल बनाएंगे, यानी यहाँ पर कई सारे फैक्टर आएंगे, ये सारे फैक्टर यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे इस साइट पे, आरएनए पॉलीमरेज भी जुड़ जाएगा। ये शुरू में यहाँ पर बन जाएगा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जटिल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है यहीं से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना इसी से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसके आगे लिख देते ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। यहीं से ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसी कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होगा। आगे देखेंगे भी जब इनिशिएशन की प्रोसेस पढ़ेंगे तब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ये कौन कौन से फैक्टर जुड़ते हैं और किस प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। कौन कौन से फैक्टर हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। द मैन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स among these are the main transcription factor among these are as follow। यानी मुख्य ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर निम्न प्रकार हैं। कौन कौन सी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं उनकी बना लेते हैं हम एक टेबल।
यानी यहाँ तो है फैक्टर्स कारक और यहाँ पर इनके फंक्शन। कौन कौन सी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, यानी ये प्रोटीन कौन सी है और इनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले है टी एफ सेकेंड ए, इनको नाम देंगे ए बी सी, ए बी, इस प्रकार से नाम देंगे। अब यहाँ पर टी एफ का मतलब तो क्या, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, समझ गए। टी एफ लिया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से, इनके साथ में आकर कौन बाइंड होगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, यहाँ क्या लगा दिया, सेकंड लगा दिया। इसके बाद में इनको अल्फाबेट में इस तरीके से नाम दे दिए, तो नाम बन गया टी एफ सेकेंड ए, यानी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए। इसका जो फंक्शन है, ये स्टेबिलाईज करेगा, स्टेबिलाईज बाइंडिंग ऑफ टीबीपी। अभी टीबीपी क्या, इसको समझते हैं, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। आगे देखेंगे कि टाटा बॉक्स के साथ में जब इनिशिएशन प्रोसेस देखेंगे, टाटा बॉक्स के साथ में आकर जो बाइंड होती है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एंड ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर सेकंड बी। स्टेबिलाईज बाइंडिंग ऑफ टीबीपी, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं इनको, एंड ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर सेकंड बी, इनको स्टेबिलाईज करेंगे। जब जरूरत पड़ेगी कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन और टी एफ सेकेंड बी हाँ जुड़ता है लेकिन स्टेबल नहीं होता, तो उनको स्टेबिलाईज करेंगी, स्थायित्व प्रदान करेंगे, यानी टीबीबी और टी एफ बी सेकेंड के बंधन को स्थायित्व प्रदान करती है, स्टेबिलिटी देती है, स्टेबिलाईज करेंगी। दूसरा हो जाएगा फिर टी एफ सेकेंड बी, दूसरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टी एफ सेकेंड बी। की प्रमोटर रिकॉग्नाइजेशन, प्लस ही समझना कि इसके सामने ही, आप तो लाइनों में लिखो तो इसके सामने लिखते रहना। प्रमोटर रिकॉग्निशन प्रमोटर रिकॉग्निशन स्टेबिलाईज अर्ली ट्रांसक्राइबिंग कॉम्प्लेक्स। एक तो क्या करते हैं, प्रमोटर रिकॉग्नाइजेशन होता है इनका, प्रमोटर को यानी प्रमोटर या उन्नाइक की पहचान करती है, प्रमोटर रिकॉग्नाइजेशन स्टेबिलाईज अर्ली ट्रांसक्राइबिंग
कॉम्प्लेक्स। शुरू के अंदर जो ट्रांसक्राइबिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। इसके बाद में आ जाएंगी टी एफ सेकंड डी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। टी एफ सेकंड बी, इनका भी प्रोमोटर रिकॉग्निशन, प्रमोटर रिकॉग्निशन यानी ये भी पहचान करेंगे प्रमोटर की। रिक्वायर रिक्वायर फॉर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन by all eukaryotic RNA polymerase। एक तो प्रमोटर रिकॉग्नाइजेशन हो गया, रिक्वायर फॉर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन बाय ऑल यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, यानी सभी प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज के अंदर टी एफ सेकंड डी की तो आवश्यकता होगी होगी। यानी कोई सा भी आरएनए पॉलीमरेज से फर्स्ट सेकंड थर्ड काम कर रहा है, यहाँ पर हालांकि पढ़ रहे हैं सेकंड के बारे में, ठीक है, सेकंड नंबर इनको दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी अन्य आरएनए पॉलीमरेज है, उनके अंदर भी इनिशिएशन के अंदर, ट्रांसलेशन के इनिशिएशन में इनकी आवश्यकता होती है। यानी ऐसा कौन सी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसकी हर आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन के दौरान रिक्वायरमेंट होती है, तो वो है टी एफ सेकेंड डी, ठीक है। इसके बाद में लेंगे हमें, ये दोनों इसी के हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना। इसके बाद में है टी एफ सेकेंड ई, अगला फैक्टर है टी एफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ई। रिक्रूट ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर सेकेंड एच, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच आगे आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच को क्या करता है, रिक्रूट करता है ये। इसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर सेकेंड एफ, इसका काम है सप्रेसेस नॉन स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग, नॉन स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग और कैप्चर नॉन टेम्पलेट
नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड अपॉन मेल्टिंग सप्रेस नॉन स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग। नॉन नॉन स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग को सप्रेस करना यानी दबाना, रोकना उसको। कैप्चर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड अपॉन मेल्टिंग, यानी मेल्टिंग यानी जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, मेल्ट होता है तो वो खुलता है, तो मेल्टिंग के समय कैप्चर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन स्ट्रैंड टेम्पलेट को मेल्टिंग पर कैप्चर करना, पकड़ना। ये काम हो गया टी एफ सेकेंड एफ का, कि नॉन स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग को सप्रेस करना और नॉन टेम्पलेट डीएनए को मेल्टिंग के टाइम कैप्चर करना। मेल्टिंग यानी जब पिघलेगा उस समय पर वो कैप्चर करना। अगला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, एफ के बाद में आ जाएगा एच, टी एफ सेकेंड एच। ये हेलिकेज की तरह काम करता है। अनवाइंड्स प्रोमोटर डीएनए, अनवाइंड्स प्रोमोटर डीएनए, प्रमोटर डीएनए को अनवाइंड करता है, नहीं खोलता है। जैसे रेप्लिकेशन में अपन देखते हैं ना, हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को काटता है तब डीएनए खुलता है, तो डीएनए को खोलना तो यहाँ पर भी पड़ेगा, तो यहाँ पर खोलने का काम कौन करेगा, ये अनवाइंड कौन करेगा, टी एफ सेकेंड एफ। ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है, उनके ये काम है। ये लो, ये बन गई टेबल। इनके मध्य भी बना देंगे, आपका मिक्स न हो। टी एफ सी, मिक्स मत कर देना। ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर हैं, क्या है,
फिर देखते हैं ऐसी प्रोटीन जिनकी ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आवश्यकता होती है लेकिन आरएनए पॉलीमरेज का घटक नहीं होती है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या कारक कहलाते हैं। दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन एट प्रमोटर। प्रमोटर पर ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की आवश्यकता होती है। दिस फैक्टर बाइंड टू आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स एट द इनिशिएशन साइट। यानी ये फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के साथ में बाइंड होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं प्रारंभन साइट पर। ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ में बाइंड होंगे और प्रारंभन साइट पर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन यहीं से स्टार्ट होगा, इसी कॉम्प्लेक्स से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाने के लिए यूकेरियोट के अंदर इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सी होती है? ये टीएफ बोला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से, सेकंड का मतलब आरएनए पॉलीमरेज के साथ में बाइंड होंगे, सेकंड बोला, फिर उसके बाद में ए बी डी ई एफ एच इनको ये नाम दे दिया। टीएफ सेकंड ए क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। टीएबी टीबीपी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन और टीएफ सेकंड बी होता है जब वो आकर वहां पर बाइंड होता है डीएनए के साथ में, तो उनको अब जरूरी नहीं कि ये उनको स्टेबिलिटी दे ही, जब उनको जरूरत पड़ेगी तो उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएंगी। टाटा फैक्टर सेकंड बाइंडिंग, सेकंड बी प्रमोटर रिकॉग्नाइजेशन स्टेबिलाइज अर्ली ट्रांसक्राइबिंग कॉम्प्लेक्स। शुरू में जो ट्रांसक्राइबिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको स्टेबिलाइज करेंगी। टी एफ सेकंड डी का क्या है? ये भी प्रमोटर रिकॉग्नाइजेशन इनका काम है, प्रमोटर की पहचान करना और इनकी हर प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, हर आरएनए पॉलीमरेज के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट। टी एफ सेकंड ई, ये टी एफ सेकंड एच को रिक्रूट करेंगे, मतलब ये नहीं लगेगा तो ये भी नहीं लगेगा, तो ये इसको क्या करेंगी? रिक्रूट करेंगी यहाँ पर। और टी एफ सेकंड एफ क्या करता है? नॉन स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग को सप्रेस करता है और मेल्टिंग इसमें नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को कैप्चर करता है, यानी पकड़ता है। और एच जो है, नाम ये टी एफ सेकंड एच, एच हेलिकेज से याद रख सकते हो कि जैसे हेलिकेज का काम होता है इसी तरीके से ये भी अनवाइंड प्रमोटर डी, अनवाइंड प्रमोटर डीएनए को, जहाँ पर जो सीक्वेंस है डीएनए पर प्रमोटर की, वहां से अनबाइंड करेगी। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। कोई शॉर्ट नोट आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे मिल सकता है। ये था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में। तो आज हमने पढ़ा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन कौन से होते हैं और कौन कौन सा आरएनए वो बनाते हैं और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। क्योंकि यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ही हमें अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होगी और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की रिक्वायरमेंट। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहां हम जानेंगे यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे, उसको पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही।